सेकंड वन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन भी पढ़ चुके एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज से पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, राइट? अरे बोलो, ठीक है। यस सर। थर्ड चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें बेटा जेई मेंस में और जेई एडवांस में हर एक में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट चैप्टर इन रिलेशन टू जेई, है ना। जेई की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 1 से 2 का मतलब है 4 से 8 नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम ही बता रहे हैं, वर्क के बारे में। फिर पढ़ेंगे पावर, और तीसरा एनर्जी, ठीक है। और इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसको भी देखेंगे कि हाउ पावर, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्क। हाँ, वर्क क्या होता है? वही तरीका रहेगा पढ़ने का, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, फिर मैं गलतियां बताऊंगा, आप सही करेंगे, राइट बच्चे? ओके सर। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन by a constant force is given by the dot product of force and displacement vector, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वर्क डन कुछ नहीं है बल्कि डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट एस, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? एफ एस कोस थीटा की एफ एस साइन थीटा? साइन थीटा आता है कि कोस आता है बच्चे? कोस आता है। W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। कोस क्यों आता है? क्योंकि यही है वो बात कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इज नथिंग बट कोसाइन, है ना। तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन वही लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और इसी को लिखा एफ एस कोस थीटा, ठीक है बच्चे। तो एफ एस कोस थीटा का मतलब क्या है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको उसके ऊपर फोर्स एफ लगाया गया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, और फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एक एंगल है जिसको क्या बोला? थीटा। तो ये थीटा एंगल क्या है? फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो ऐसे केसेस में वर्क डन इज गिवन एज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। एफ एस कॉस थीटा याद रख लोगे, इस फॉर्मूले को लिख लो कहीं, याद रखना है आपको। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट एस, पूरा लिख लो। एफ एस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे, लिख लिया? ठीक है। तो अब देखो एफ एस कोस थीटा का मतलब क्या है। अगर मैं एफ को, वेक्टर एफ को एज हाइपोटेन्यूज मान के एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, तो इस ट्राइंगल में कोस थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा? कोस थीटा, यानी कि ये ब्लू कलर का वेक्टर ही एफ कोस थीटा होगा, ठीक। और वर्टिकल वेक्टर जो होगा, रेड कलर से हाईलाइट करूं, ये क्या होगा? एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? एफ कोस थीटा टाइम्स एस का मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ना। फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट है बेटा? हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल। और उसका वैल्यू क्या है? एफ कोस थीटा की एफ साइन थीटा? cos theta. तो एफ कोस थीटा इज द फोर्स का कंपोनेंट विच इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को कराने वाला जो फोर्स है वो क्या है? एफ कॉस थीटा। तो इसलिए हम एफ कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो इसमें केसेस हो सकते हैं बच्चे 3। पहला केस देखो, केस नंबर 1, अगर थीटा 0 और 90 के बीच में रहे,
and theta angle between force vector and displacement vector is such that theta is less than 0. Sorry, 0 degree is less than equal to theta which is less than 90 degree. तो इसका मतलब हुआ कि cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, 1 से लेके 0 से लेके, है ना, 1 से लेके 0 या 0 से लेके 1. तो इससे हमें क्या मिलता है कि cos थीटा जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो पॉजिटिव रहेगा यानी कि W इज इक्वल टू एफ cos थीटा था, एफ एस cos थीटा, तो इसको एज इट इज रख दोगे विदाउट एनी साइन का चेंज. तो W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा. ठीक है बच्चे. तो दिस इज द वर्क डन व्हेन द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज लेस देन 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा. तो W कैन बी रिटन एज एफ एस cos थीटा. ठीक है बच्चे. देखो यहाँ पे देखो अब अगर मैं वही ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूं तो इस फोर्स वेक्टर का कोई तो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इज देयर एनी कंपोनेंट? यस. तो यही कंपोनेंट है. अगर धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाए और अल्टीमेटली क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. 90 डिग्री अगर हो गई तो क्या होगा, will there be any component of force pointing in the direction of displacement vector? अगर फोर्स का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो? नो, नहीं कर रहा. अगर बेटा इसका मैं प्रोजेक्शन भी निकालूं, ट्रायंगल भी पूरा करूं, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वो इस वेक्टर के ऊपर ही आ जाएगी और अल्टीमेटली क्या ड्रॉ होगा, एक पॉइंट. और पॉइंट का क्योंकि कोई भी वैल्यू होती नहीं है तो इसलिए वर्क डन, अब ध्यान से सुनो, वर्क डन by a force which is acting perpendicular to the displacement vector is equal to 0. ऐसे फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, है ना. तो 90 डिग्री एंगल है जो थीटा इज द 90 डिग्री एंगल. द फोर्स when the theta value is 90 degree, so this force is not responsible for the displacement for the object. तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यानी कि रेस्ट पे रुकी हुई चीजें रेस्ट पे ही रह जाएंगी. देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो ये हो गया दूसरा केस. थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन थीटा बिकम्स लार्जर देन 90 डिग्री. थीटा से ज्यादा भी तो, थीटा जो 90 से ज्यादा भी तो हो सकता है. तो थीटा कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री. तो उस केस में क्या होगा बच्चे, कोस थीटा जो है वो कंपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ? नेगेटिव. देखो अगर मैं नेगेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लूं नंबर लाइन के तौर पे, तो ये वाला थीटा होगा ना, थीटा डैश. थीटा डैश जो है उसकी वैल्यू एक तो होगी 180 माइनस थीटा डैश. लेकिन अगर ये खुद कमा रहा है ये बंदा, तो क्या करेगा, जो एक सेकंड, अगर थीटा डैश की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हेलो, नेगेटिव. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन में, ये दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन में वैल्यू को पुश कर रहा है ना. इसकी वैल्यू जो है खुद कमा रही है. ठीक है. तो अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है. तो ये क्या करेगी, इसको वापस पुश कर देगी, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायरेक्शन इधर है ना, बट फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंटिंग है. तो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चे, क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की तरफ होगी, बताओ. इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो फोर्स की तरफ होगा क्या? नो सर. अपोजिट. अच्छा ये केस क्या होगा, एक बार ये जो समझ नहीं आ रहा तुम्हें ना, ये फोर्स है, जो फोर्स का पॉइंट वेक्टर जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर. ऐसा केस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ. सर नो. होगा सर. अमरजीत बोल रहे, बताओ कैसे होगा. सर जो एक घास काटने वाली सर जो मशीन होती है, हाँ उसमें क्या होगा सर, उसे पकड़ के जब चलाते हैं सर आगे करते हैं सर. अरे नहीं फोर्स. अच्छा सुनो, एक पॉइंट मास के लिए बात करते हैं, सीधा पॉइंट मास या फिर रिजिड बॉडी के लिए, तब बात करेंगे. बताओ. अच्छा सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चे, ठीक है, इनिशियली u इज इक्वल टू मे बी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है,
तो इस केस में मैं फोर्स अगर वापस इधर थोड़े किसी एंगल पे फोर्स लगाता हूँ, है ना, मान लो मैंने F = 100 न्यूटन इस पे लगा दिया बच्चे, तो इस 100 न्यूटन का कुछ कंपोनेंट होगा जो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, है ना, तो या वेलोसिटी वेक्टर। तो ये फोर्स का मान लो 60 न्यूटन का फोर्स, ये क्या कर रहा होगा बच्चे, ये इसको रिटार्ड करा रहा होगा ना, इसकी वेलोसिटी वैल्यू को कम कर रहा होगा, बट रिटार्डेशन के ड्यूरेशन दौरान भी जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो ये वो वाला केस है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में और फोर्स वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट फॉर सम टाइम दिस थिंग कैन बी डन, है ना, कुछ समय के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो आपको समझ आया कि देयर आर 3 पॉसिबल केसेस इन द वर्क डन। अच्छा, एक केस और मैं आपको बोलता हूँ, ये वाला केस है ना, जब इसमें cos थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, तो cos थीटा जो 90 डिग्री है इसका जब थीटा रखोगे की वैल्यू 90 रखोगे तो cos थीटा बिकम्स 0, तो W = FS cos थीटा, तो ये हो गया आपका क्या 0। तो 0 वाला केस कब हो रहा है बच्चे, जब फोर्स लगाया गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो अब देखो ये वो वाला केस है, बहुत पॉपुलर चीज है। आपने सर पे कुछ चीज रख ली, इसका वेट है 10 kg, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो बच्चे, फोर्स नो लगा नहीं लग रहा, वो हाँ नीचे की साइड ऊपर की साइड लगा रहे हैं। है ना। अगर इसका 10 kg का जो अगर हम मास ये वेट देखें तो mg डाउनवर्ड एक्टिंग होगा, Yes, Yes, sir. sir. होगा Yes, ना, sir. mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा आप इस पे क्या लगा रहे हो, एक नॉर्मल रिएक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस mg, है ना। तो दिस 10 ये आपका mg हो गया और नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका सर जो इसके ऊपर लगा रहा है। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। फोर्स का डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल में, Vertical. वर्टिकल में, ठीक है। अब देखो और डिस्प्लेसमेंट अगर ये बंदा इसको लेकर ऐसे राइट साइड में डिस्प्लेस करने लगे, मूव करने लगे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बच्चे, राइट साइड में, है ना, हॉरिजॉन्टल में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, है ना। Yes, तो sir. इसके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो जब ये एंगल 90 होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0. तो आप अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए और बोला जाए कि बच्चे ये 10 किलो की चीज इसको सर पे रख के डिलीवर कराओ, है ना, 1 किलोमीटर दूर, तो क्या आपके द्वारा वर्क किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। किया जाएगा। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में क्या बोल रहा हूँ कि आपने कोई काम नहीं किया, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, है ना। यही तो होता है भाई, सर पे रखी हुई चीज को अगर आप ले जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वेट जो है यानी फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय यू इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 0। 0. कैसा लगा, तो हकीकत में यही होता है बच्चे, व्हेन यू पुट सम हैवी ऑब्जेक्ट ऑन, मतलब ऐसे सर पे रख के मूव करोगे तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज 0, ठीक है। अभी देखो कैसे इसके अंदर काफी चीज डिपेंड करती है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे, अभी देखेंगे इसको, अभी के लिए देखो ध्यान रखो। फिर बात करते हैं वर्क डन इन रिजोल्व्ड फॉर्म। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चे, अभी वर्क डन इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो इसी की वैल्यू क्या थी, एफ एस Cos of theta. साइन थीटा, Cos theta. की वैल्यू क्या थी, एफ एस साइन Cos. थीटा, Cos. Cos theta थी. साइन थीटा थी कि cos थीटा थी, Cos Cos theta. theta थी. ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी बच्चे, एफ एस साइन थीटा, FS cos theta. cos थीटा, है ना। तो इसको याद रख लेना, आप क्या रखना है, W का फॉर्मूला लिखा था आपने, आपको लिखवाया था एफ एस cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कि यार जब वेक्टर फॉर्म में दे दिया हुआ आपको, तो वेक्टर फॉर्म तो क्या हो सकती है, एक गिवन मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, जैसे
अगर मैं फोर्स वेक्टर एफ को लिखने लगूं तो लिख सकता हूँ ना कि मैग्नीट्यूड इनटू एफ डैश, सॉरी एफ कैप। तो एफ कैप इज नथिंग बट द डायरेक्शन एफ ऑफ फोर्स एफ, और एफ ये जो नॉर्मल वाला एफ है दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तो इसको फोर्स को लिखा जा सकता है एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन के फॉर्म में, लिख लोगे। तो ये फॉर्मूला जो है एफ एस कोस थीटा, ये आपने देखा। अब देखो, लेकिन दूसरा तरीका फोर्स को रिप्रेजेंट करने का है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो एक हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, क्योंकि दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, एस इज इक्वल टू एस का एक्स कंपोनेंट इन आई कैप, एस का वाई कंपोनेंट इन जे कैप एंड एस का जेड कंपोनेंट इन के कैप डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रिजोल्व फॉर्म या कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, क्या बोलते हैं, रिजोल्व फॉर्म, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिजोल्व फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद पूछते हैं कि अब बताओ कि वर्क डन क्या होगा। तो हमें तो पता था वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर को आपस में डॉट प्रोटेक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन, है ना। तो अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट एस, और इसी को हमने क्या लिखा था, एफ एस साइन थीटा, है ना। इसको हमने लिख दिया था एफ एस कोस थीटा। तो अब देखो एफ एस कोस थीटा जो है इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, सर है। वर्क डन में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चे केवल, है ना। अगर एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा होगा एंड दैट इज द ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसलिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क केवल केवल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। इनिशियली आपने फोर्स वेक्टर का तीनों कंपोनेंट लिख लिया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख लिए, और फिर आप वर्क निकालने लगे। तो वर्क निकालने के लिए व्हाट यू डिड, एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड। तो आपने यही तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिए और अल्टीमेटली ऐड कर दिया, तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज नथिंग बट द वर्क डन, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय एस, ठीक है। तो ये हमने नई चीज सीखी यहाँ पे। अच्छा, डाउट है इसमें, नो सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू एस एक्स, यानी कि फोर्स, उसका एक कंपोनेंट और डिस्प्ले। हाँ बच्चे, देश में डाउट है, ठीक है। एफ वाई इंटू एस वाई, एफ जेड इंटू एस जेड। तो आपको तीनों कंपोनेंट मिल गए किसके, फोर्स के, और उसके तीनों कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऐसे कर देंगे। तो अगर आपको फोर्स वेक्टर मिल जाए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाए तो कैन यू मल्टीप्लाई देम, यस यस यू कैन मल्टीप्लाई देम। अगर केवल वैल्यू मिल जाए तो ये फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा, और अगर रिजोल्व फॉर्म में मिल जाए तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। तो आपको वर्क डन समझ आया, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विच इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी को लिख दिया एफ एस कोस थीटा या फिर एफ एक्स एस एक्स, एफ वाई एस वाई, एफ जेड एस जेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। वो तो एक फोर्स था तो वर्क था, और अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है उसी पे बहुत सारे फोर्सेस F1 F2 F3 अप टिल Fn, इतने सारे फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं, तो फिर वर्क डन क्या होगा, है ना। तो वर्क डन क्या होगा बच्चे, इंडिविजुअल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट द फोर्सेस डन बाय सम इंडिविजुअल फोर्सेस लाइक F1 S1 F2 S2, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो फोर्स वेक्टर को, फाइंड आउट द इंडिविजुअल values of work done, and then you can calculate the total work done by using this formula. Work done is nothing but algebraic sum of work done by individual forces, है ना। वर्क डन इज नथिंग बट विभिन्न प्रकार के फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क का समेशन है ना। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टिल WN, ये आपका हो गया वर्क डन, ठीक है। और वही ये करना है कि वेक्टर फॉर्म में, तो F1 डॉट एस, F2 डॉट एस, F3 डॉट एस अप टिल Fn डॉट एस, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब हो गया पूरा। अब करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन ये करते हैं अभी, ये भी करेंगे। इससे पहले आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये भी आपका स्प्रिंग का है, तो पहले स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन बता देता हूँ। अच्छा, वर्क डन में डाउट है बच्चों? इज देयर एनी डाउट इन वर्क नो डन? सर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन। एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पूरा देखो चित्र को। पढ़ लिया बच्चे? क्या लिखा है देखो, वर्क इज अ कांस्टेंट फॉर वर्क, सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन में ग्रेविटी में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेट। वेट इज ए कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो सेंटर पे वर्क डन बाय अर्थ, है ना, अर्थ वर्क डन करता है किस पे? जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ओवर द डिस्प्लेसमेंट एस, अगर ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा? वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, बट फोर्स की जगह क्या रखेंगे? वेट, mg डॉट एस। तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे था, वो डिस्प्लेस होके अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट ए पर आ गया, बी से चला और पॉइंट ए पर आ गया। तो फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी इंटू एस, है ना। और एम जी कितना है? क्योंकि आपको क्या बताया था, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड एक्टिंग होती है ना, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करती है। डाउनवर्ड। तो इसीलिए डाउनवर्ड एक्ट करती है, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस। टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चे, ये फॉर्मूला था, क्या था वर्क का? एम जी इंटू एस। तो वेट है, तो वेट में एम की वैल्यू क्या रखोगे? एम ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड एक्टिंग है तो माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या रखोगे बच्चा उसकी वैल्यू? एच की माइनस। माइनस। ठीक है, तो वर्क डन ये वैल्यूज रखो, तो क्या आएगा आंसर? एम जी एच। तो वर्क क्या है आपका? एम जी एच। कब? जब बी से ए पर आ रहे हो, तो बी से आए और वापिस ए पर आए, तो बी टू ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बी टू ए इज इक्वल टू एम जी एच। और वहीं अगर ए से बी पे जाते तो जी की वैल्यू तो नेगेटिव रहती है, एच एज इट इज रहता, और एच की जगह माइनस एम जी। ठीक है प्लस वाला साइन ले लेते व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए से बी में जाएंगे तो फाइनल पोजीशन विल बिकम बी, तो वहां पे बी माइनस ए हो जाता, तो फिर देन इट कुड हैव बीन द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, है ना। ये बी से ए से बी जाने में और बी से ए में एम जी। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देखो ये सूडो फोर्स वाला भी देखेंगे, अभी इसको नहीं देखते। हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट कि आइडियल स्प्रिंग जो है, आइडियल स्प्रिंग क्या होता है बच्चे? मासलेस। जैसे कि आइडियल वो था ना, आइडियल क्या था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या था? मासलेस एंड ऑलवेज स्ट्रेच्ड। तो इसी प्रकार से आइडियल स्प्रिंग जो होगा वो भी मासलेस होगा, बिकॉज वी डोंट अकाउंट फॉर द मास ऑफ द स्प्रिंग इन अवर कैलकुलेशन। तो हम कोई भी ऐसा पैरामीटर लेते नहीं है कैलकुलेशंस में जहाँ पे मास ऑफ द स्प्रिंग को अकाउंट किया जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम द मास ऑफ द स्प्रिंग टू बी 0। ठीक है, अब देखो कोई भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा, है ना, तो नेचुरल लेंथ पे अगर है तो उसको या तो कंप्रेस किया जा सकता है या फिर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो जब ये नेचुरल लेंथ पे होगा तो उसके बाद अगर उस लेंथ से अगर आप कंप्रेस करो स्प्रिंग को, तो देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और अगर उसको एक्सपेंड करो तब भी एनर्जी कहाँ होगी? स्टोर होगी स्प्रिंग में। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, द रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स ओरिजिनेटिंग ड्यू टू कंप्रेशन और एलोंगेशन डिफॉर्मेशन सो स्केल्स लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द डिफॉर्मेशन। तो जो फोर्स है वो लीनियरली स्केल करता है ना। स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डिफॉर्मेशन, है ना। तो क्या करा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
तो हमने क्या किया, इक्वल टू के एक्स लगा दिया बस। फिर अब वर्क डन निकालना है ना, तो क्या करेंगे, वर्क डन क्या करेंगे बच्चे, वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, है ना। तो अगर एफ डॉट एस, तो अगर डिफरेंशियल वर्क निकाला कि फॉर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात करें, तो डी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डॉट डी एस, और इसी की वैल्यू रखेंगे, तो इंटीग्रेशन किया x1 से x2, तो माइनस के एक्स डी एक्स ही आया। फिर एफ एस इज इक्वल डब्ल्यू एस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस का आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दी ना आपने, तो x1 से x2, और फिर इसको फाइनली सॉल्व किया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू एस, वर्क डन अगेंस्ट द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग को जब भी कंप्रेस किया जाए या एक्सपेंड किया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज 1/2 इंटू के इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो x1 क्या होगा आपका एक लेंथ, x2 क्या होगा दूसरी लेंथ, फाइनल लेंथ। अब देखो k इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी k की वैल्यूज है, जैसे कि जो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेंगी, स्प्रिंग की डायमेंशंस पे डिपेंड करेंगी ये k की वैल्यूज, और x क्या है, दीज आर द लेंथ, है ना। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा तब आपका हो जाएगा ये। अच्छा वेरिएबल पढ़ेंगे बाद में, वर्क डन ये भी ठीक है। तो आप एक काम करो, ये फॉर्मूला ट्राई करो, सॉरी ये क्वेश्चन ट्राई करो, फॉर्मूला मैं आपका लिख देता हूँ जो अभी पढ़ा वो फॉर्मूले के बेस पे है, ये वाला करो। कर रहे हो बच्चे, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 into 10 to the power 3 Newton per meter is stretched initially by 5 centimeter from the unstretched position, then the work required to stretch it further by another 5 centimeter is, ठीक है। तो पहले 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लिया, उसके बाद फिर अनदर 5 करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू थी बच्चे, के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी है, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। x1 क्या दिया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर, x2 क्या है अनदर 5, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या कौन सा फॉर्मूला, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, तो वही क्या हो जाएगा, दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी। वैल्यूज रखो खाली अब इसमें, फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करना है, अभी बताया था ना आपको, ये फॉर्मूला लिख लो आप, ये वाला फॉर्मूला लिख लो स्प्रिंग फोर्स में। करो आप इसको, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा एक बार न्यूटन जो ये यूनिट है ना वर्क टन का, उस पर भी ध्यान देना, आपको कुछ नया पता चलेगा, यूनिट ऑफ द वर्क टन।
डालो बच्चे, वैल्यूज डालना है खाली और कैलकुलेट करना है। करो सब लोग, पोल में आंसर कर दो। जो सोल्व कर लिया वो जाओ पोल में आंसर कर दो, यार पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल में आंसर कर दो सब बच्चे। नाइन स्टूडेंट्स ने वोट किया है, तो सब बच्चे करो बच्चे वोट, सब लोग वोट करो। हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सारी वैल्यूज दे दी। अब इनका आंसर करो पोल में। आगे केवल तभी बढ़ेंगे तब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पोल में आंसर कर देंगे। नाइनटीन स्टूडेंट ने आंसर किया बच्चे। अब तो वैल्यू डालनी है इसमें, खाली वैल्यू डालो। के की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 5 इंटू 10⁻³ 3. 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। x2 क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। और x1 5 सेंटीमीटर। वैल्यू डालो इसमें SI यूनिट में कन्वर्ट करके। 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू कितना मीटर? 5/100 है ना, 0.05 और ये हो गया 10/100। ये आ गया 0.05 मीटर्स, और ये हो गया 0.1 मीटर। वैल्यूज डालो और कैलकुलेट करो। सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, करो। बच्चों 20 वोट्स ही मिले हैं, सब बच्चे सॉल्व करो यार। अब तो वैल्यू डालनी है इसमें खाली। हाँ? क्या है आंसर? आंसर क्या है? बी है ना। WS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और ब्रैकेट में क्या आएगा? x2। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 18.75। करो सब लोग सॉल्व इसको, न्यूटन मीटर। देखो बच्चों, डाउट है तो डाउट पूछो इसमें।
कर लो यार, कर लो। सर ये x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर होगा, वो x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर होगा, या x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल। बच्चे एनर्जी स्टोर्ड पूछा ना, वर्क रिक्वायर्ड, तो वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट, तो आप वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग कर रहे हो कि वर्क डन बाय द स्ट्रिंग पूछा है, ये बताओ। वर्क इज डन ऑन द स्ट्रिंग है ना, तो पहले क्या था, 5 सेंटीमीटर था इसका इनिशियल लेंथ। देखो आपकी जो पहले थी वो लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। बाद में क्या किया आपने, इसको पकड़ा और सम फोर्स इज, कोई फोर्स लगाया तो उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़कर क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। तो वर्क डन हुआ स्प्रिंग पे कि वर्क इज डन बाय द स्ट्रिंग, वर्क इज डन ऑन द स्ट्रिंग, तो वही पूछ रहा है। देन वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट, है ना। तो दिस वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं इसको। ये आ गया, ठीक है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। ये यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसके द्वारा किया गया वर्क डन, ये हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। और वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक, अब देखो अगर फोर्स कांस्टेंट था बच्चे, तो फोर्स कांस्टेंट था तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ एस कोस थीटा, है ना, एफ एस कोस थीटा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज हो रहा है विद द हेल्प, विद द आइदर विद डिस्प्लेसमेंट और विद टाइम, क्या, या तो एलोंगेशन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के साथ चेंज हो रहा है या फिर टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स। अगर फोर्स चेंज होगा विद द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, है ना। तो इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन लेंथ, इनिशियल लेंथ एंड फाइनल लेंथ। ये फॉर्मूला भी लिख लो बच्चों, ये वाला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू xf, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ, f डॉट डी एक्स, है ना। यहाँ भी x लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को कंपोनेंट में देखें, अगर फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो, है ना, तो क्या करोगे, देन यू विल यूज इट बाय इसकी फोर्स का x कंपोनेंट dx, y कंपोनेंट dy, z कंपोनेंट dz, और लिमिट भी xi xf, y इनिशियल, y फाइनल, z इनिशियल एंड z फाइनल। लिख लो ये दोनों फॉर्मूला, एक तो ये वाला और एक, नोट डाउन कर लो इसको। आगे पढ़ाऊं बच्चों, लिख लिया। Yes, sir. तो हमें क्या क्या पता चल गया अभी, देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। हमने देखा कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके तीन केस होंगे, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये हमने तीनों केस देख लिए। फिर हमने देखा कि अगर कंपोनेंट वाइज दे रखा होता हो तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये लिख लिया। देन फिर हमने देखा कि अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, कांस्टेंट है ये सारे फोर्सेस, F1 F2 F3 ये कांस्टेंट फोर्सेस हैं, तो इनके द्वारा किया गया वर्क डन कैन बी रिटन एज दिस,
या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एफ नेट निकाल लो, एफ नेट इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट कर दो तो भी वही बात है। फिर हमने देखा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स क्या वर्क डन करेगा, mgh के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन वो क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, अगर वेरिएबल फोर्स है और ऐसे वेरिएबल फोर्स है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एफ डॉट डी एस इंटीग्रेटेड बिटवीन एक्स आई टू एक्स एफ। और अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो उसी के इंडिविजुअल डायरेक्शन के कंपोनेंट और इंडिविजुअल डायरेक्शन के अंदर इंटीग्रेशन, ठीक, ये कर सकते हैं, राइट। अब देखो दो ग्राफ दिख रहे हैं बच्चे, आपको ग्राफ दिख रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर द कर्व ऑन ग्राफ इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस तो आपको एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है और फोर्स दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ इंटू डी एस क्या मिलता था, वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर क्या है, एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट वर्क डन, है ना। तो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड एज एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, पॉजिटिव एरिया रहेगा तो वर्क इज पॉजिटिव। और अगर जैसे A1 और A2 दिख रहा है यहाँ पे, एक A1 इज पॉजिटिव वर्क एंड A2 इज नेगेटिव वर्क। तो एक हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। तो पॉजिटिव वर्क हो गया A1 और नेगेटिव वर्क हो गया A2। इन A1 एरिया जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर पॉजिटिव वर्क और A2 एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो नेटवर्क निकालना हो, टोटल वर्क, है ना, तो क्या आएगा बच्चे, A1 प्लस माइनस ऑफ A2, है ना, जो नेगेटिव एरिया उसको माइनस साइन के साथ रख दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, A1 प्लस माइनस A2। तो इसका अल्टीमेटली मिलेगा A1 माइनस A2, ठीक है। A1 minus A2. बस यहाँ पे याद क्या रखना है कि एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स गिव्स अस वर्क डन, ठीक है बच्चे। Done. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हाफ mv स्क्वायर। तो एरिया अंडर द कर्व इज सॉरी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सबको पता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हो तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एनएलएम में, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी को सिंपलीफाई करके यू कैन राइट एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू टी स्क्वायर बाय एम। तो क्या किया बच्चे, मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर जो था ना उसमें एम वी, इसको क्या किया मैंने, मास से मल्टीप्लाई कर लिया और मास से ही डिवाइड कर दिया काइनेटिक एनर्जी को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। देखो क्या करा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक है। मैंने क्या किया, एम बाय एम से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो न्यूमरेटर क्या आ गया, हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम वी का स्क्वायर, और एम वी होता है पी, तो हाफ ऑन पी स्क्वायर बाय एम। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, हाफ इंटू पी स्क्वायर बाय एम, ठीक है। इससे लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटर्न एज अंडर टू एम के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला आप ये नोट डाउन कर लो, एक ये नोट डाउन कर लो, और एक ये नोट, तीन फॉर्मूला लिखो, ये तीनों नोट डाउन कर लो, तीनों फॉर्मूलाज। कर लिए, लिख लो सब बच्चे, अभी क्वेश्चन करेंगे, कल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर में ज्यादा क्वेश्चंस का रोल है ना। कंसेप्ट तो तीन ही है, व्हाट इज वर्क डन आपको समझ आ गया, डिफरेंट वर्क डन, फोर्स क्या होता है, फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है वो आज समझ आ गया। एनर्जी के दो तरीके मोस्टली, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक आपको समझ आया, पोटेंशियल समझाऊंगा। और फिर पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो वो भी अभी देख लेंगे। ये तीनों फॉर्मूला आपने लिख ली। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको एक बार पढ़ो, एक एक लाइन यहाँ से, इन तीनों लाइन, दोनों लाइनों को वर्ड बाय वर्ड रीड करो बच्चों।
मन मन में। total work done on a particle by all the forces equals the change in its kinetic energy। तो वर्क डन अगर होगा तो क्या होगा किसी पार्टिकल पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। देयर विल बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्यों होगा बच्चे? क्योंकि केवल वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग की कर रहे होते तो वर्क डन कैन बी आइदर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक और द पोटेंशियल। मोर देन वन पार्टिकल होंगे तो उनकी क्या होगी, एक बाइंडिंग एनर्जी होगी ना। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम वी कैन स्टोर द एक्सटर्नल वर्क डन, है ना। बट अगर सिंगल पार्टिकल की बात करें तो द ओनली थिंग इज कि टोटल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, to change the kinetic energy of the particle, in other words, to change the kinetic energy of a particle, apply an unbalanced force on it, है ना, and the force must be non zero work, ठीक है। force must do non zero work on it, ठीक है। क्या बोल रहा है? to change the kinetic energy of a particle, apply an unbalanced force, बाहर से unbalanced force लगाओ, and the force must do non zero work। non zero work मतलब कि फोर्स लगने से कोई वर्क डन होना चाहिए, है ना। वर्क डन, एक केस बताया था ना अभी कि भाई अगर फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से जो है किसी इस फोर्स की वजह से नहीं, किसी और ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं हुआ। दिस फोर्स मस्ट डू सम नॉन जीरो वर्क ऑन द पार्टिकल सो दैट देयर कैन बी सम ऑब्जर्वेबल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यही है बात क्या कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो यही होता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक्सटर्नल वर्क done by some unbalanced force on a particle is converted into the kinetic energy of the particle, ठीक है बच्चे। इसी को क्या बोला हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। चलो अब दो चीजें होंगी, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। किसको पता है, एंट्रीज करो। किस किस बच्चे को पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? एंट्रीज करो बच्चे। दिया, अनुष्का, और बच्चे और क्या कर रहे हो भाई? तनीषा, सुरेंद्र, सूरज, शिवम, सलोनी, है ना। करो एंट्रीज जिनको पता है, ठीक है। रौनक से पूछ लेते हैं आज। बताओ बच्चे क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है रौनक? सर वो फोर्सेस जिनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा गया जो पाथ जिसमें मूव करेगा वो उसके इंडिपेंडेंट हो तो उस वर्क को क्या उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो पाथ पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अनुष्का बताओ बच्चे क्या एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का? So gravitational forces, electrostatics ग्रेविटेशनल forces. फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखो जहां भी हम पोटेंशियल की बात करें, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, तो उन सभी फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से पोटेंशियल आपको मिले, है ना, यानी कि जहां भी आपको पोटेंशियल या फील्ड की अगर आप बात कर लो, ऑल दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी पाथ इंडिपेंडेंट से समझ नहीं आएगा, पाथ डिपेंडेंट बताऊंगा अभी। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। एक बार दूसरा देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगे? इनमें इन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराता हूँ, राइट। एक पाथ है रेड कलर का, है ना, ऐसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट, देयर इज सम फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, घुमा फिरा के ले गया और पॉइंट बी पर पहुंच गया, ये कहीं दूर पहुंच गया। ए पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट और बी पर पहुंच गया बाय टेकिंग दिस रेड कलर का पॉइंट। दूसरा तरीका है, ए को उठाया और बी पे सीधा ले गया, तो दूसरा है ग्रीन कलर का पाथ। अब ये जो अपना बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो जिसमें हम यूज कर रहे हैं, इस पे फ्रिक्शन, देयर इज वेरी हाई फ्रिक्शन, तो म्यू है आपका यहाँ पे। तो अब देखो
फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन अलोंग द ग्रीन पाथ कम होगा कि रेड पाथ पे कम होगा? कौन से वाले पाथ पे फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन कम होगा? ग्रीन। ग्रीन पे। क्यों? Green. देखो बच्चे, पाथ दो सरफेसेस हैं, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन हो रही है तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। यस। तो अब रेड कलर के पाथ पे जाओगे तो ज्यादा दूरी तक घूमोगे इस पाथ पे, तो इसका मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, है ना? ज्यादा। क्या करेगा? फ्रिक्शन विल डिसिपेट मोर हीट, और वो हीट कहाँ से आएगी? दैट विल बी द वर्क डन, है ना? बाहर से करोगे वर्क, इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पे पकड़ोगे और घसीटते हुए लेके जाओगे पॉइंट बी पे बाय टेकिंग दिस रेड कलर का पाथ, तो क्या होगा? वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, और जो आपके द्वारा वर्क डन किया गया वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो देखो, और ग्रीन से ले गए तो सीधा सीधा ले गए, तो फ्रिक्शन ने अपना वर्क तो किया, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। तो ग्रीन कलर के पाथ पे से लेके जाओगे तो कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कम वर्क डन होगा, है ना? और अगर रेड पे से लेके जाओगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ पाथ डिपेंडेंट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? पाथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बताओ। फ्रिक्शन इज अ पाथ डिपेंडेंट। Depend. पाथ डिपेंडेंट है। फ्रिक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो अभी देखो, पाथ ए बी आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट सी पर। यहाँ ध्यान से देखना बच्चे, पॉइंट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के पॉइंट सी पे ले जाना है। बहुत सारे इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, उनमें से पाथ 1, 2 एंड 3 दे रखा है, 1, 2 एंड 3। तो फ्रिक्शन किस पे कम होगा? फ्रिक्शन मिनिमम, फ्रिक्शन के द्वारा क्या हीट जनरेट की गई या फ्रिक्शन के द्वारा अगेंस्ट वर्क किया गया वो मिनिमम होगा पाथ 2 पे, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पे। और इससे बड़ा कोई भी पाथ होगा उस पर ज्यादा हीट डिसिपेट होगी, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज अ पाथ डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ। किसके केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। राउंड ट्रिप का मतलब बच्चे देखो, राउंड ट्रिप का मतलब है पॉइंट ए से शुरू किया अपना मोशन, घूमे फिरे और फिर वापस आ गए पॉइंट ए पर ही। तो फ्रिक्शन अगर होता तो पूरा जितने भी पाथ पे ले जा रहे हो भाई, हर टाइम वर्क डन करते रहना पड़ता, और जो आपके द्वारा किया गया वर्क है वो हीट में डिसिपेट हो जाता। बट अगर फ्रिक्शन नहीं है, उसके अलावा कोई फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के फॉर्म में मैं बोलता हूँ पॉइंट ए पर हाइट की वैल्यू है 0, और ये सर्कल जिसमें मूव किया उसका रेडियस है बच्चे r, तो डायमीटर हो गया 2r। अब देखो, जब ये 2r की हाइट पे होगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g आपका तो कांस्टेंट रहता है, h कितने है? 2r। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे mg इंटू 2r इज द एनर्जी, और यही आपको वर्क डन करना पड़ेगा भाई। उठा के ले गए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप उठाए ए से और ऊपर चले गए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो आपके पास कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गई बच्चे? mg इंटू 2r। ठीक है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? mg इंटू एच। mgh की वैल्यू रखो h0, तो mg इंटू 0 तो कितनी है? 0। तो पहले आपने ए से मोशन स्टार्ट किया, टॉप मोस्ट पे गए तो एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू 2r, और फिर mg इंटू 2r से वापस नीचे आ गए तो फिर कितनी एनर्जी होगी? 0। ठीक है, तो इनिशियल फर्स्ट हाफ में आपने वर्क किया और सेकंड हाफ में वही वर्क डन आपको वापस मिल गया, और फिर आप अल्टीमेटली बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आकर रुक गए। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0 ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर ये नहीं है ना, अगर यही नॉन कंजर्वेटिव होता तो पाथ के अलोंग मूव करते रहते तो क्या होता? साथ साथ में हीट डिसिपेट होती रहती। इस पाथ के ऊपर जैसे जैसे मूव करते तो हीट के फॉर्म में जो है वो आपके द्वारा किया गया वर्क डन डिसिपेट हो जाता। जैसे फ्रिक्शन जब होता है तो हीट जनरेट होती है और वो वर्क डन को वेस्टेज कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है? एनर्जी इज डिसिपेटेड, ये तो पता ही रहूं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, है ना? इस तरीके से अलग अलग तरीके से एनर्जी हमेशा डिसिपेट होगी। वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल बाय, बिकॉज फ्रिक्शन ने उस जो वर्क डन था उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर ड्रैग को क्या बोलते हैं? ये भी फ्रिक्शन ही है, इसको हटा दो, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग भी
स्प्रिंग में भी हीट वैसे तो जनरेट हो जाती है, बट फॉर वेरी स्मॉल कंप्रेशन और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर डेफिनेशन ही ये कहती है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन ऑन द कंजर्वेटिव फोर्सेस is independent of path, it does not depend upon the path। और वहीं नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज पाथ डिपेंडेंट। तो पाथ पे डिपेंड करेगा जब भी आप वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस करोगे या कंजर्वेटिव फील्ड में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करोगे तो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी बताओ एक बार फिर से, कंफ्यूजन ना हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया गया तो वो क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क किया गया तो पाथ डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, नॉट इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर वर्क डन करोगे तो वर्क डन हाईली डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही बात है। इसके एग्जांपल आपने देख लिया, एयर ड्रैग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। चलो इसको कल पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल वाले को एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, पावर बचेगा नहीं फिर अपना इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल कल पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। व्हाट इज द, हाँ ये करो, काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, पार्टिकल ऑफ मास वापिस कैसे आ गया सॉल्यूशन इसका यार, पार्टिकल ऑफ मास, ये क्वेश्चन है, करो इसको। particle of mass 10 gram moves along a circle of radius
पोल में आंसर करेंगे, पोल क्रिएट कर रहा हूँ, कर लो ये क्वेश्चन कर लो। अच्छा, सर्कुलर मोशन आपको नहीं आता तो पहले एक बार ध्यान से सुनो, एक चीज बताता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल रखा है। इस पे कितने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हो सकते हैं बच्चे? 2 एक्सेलरेशन होंगे। तो ये मूव कर रहा है ना, तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? बताओ। चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट। तो उस डायरेक्शन को चेंज कराने वाला एक एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगता है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि v के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो u इज इक्वल टू 0, और v आपको पहले निकालना पड़ेगा कितना v हुआ है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन। सेकंड रेवोल्यूशन का मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है या डिस्टेंस कवर्ड जो हुआ है, दैट इज कितना हुआ है बच्चे? 2 टाइम्स पाई। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर इज द क्या होता है? सरकमफ्रेंस ना, 2 पाई आर इंटू 2। तो इतना डिस्प्लेस हुआ है, v आपको निकालना है। v कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो v आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, इनिशियल 0 है, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, तो आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब हिंट भी मिल गया, ये क्वेश्चन करो, फिर रिवीजन करा दूंगा जो आज पढ़ा है, देन आई विल लीव यू, ठीक है। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से कर लो सब बच्चे फटाफट। 10 मिनट में रिवीजन एंड देन आई विल लीव। सबसे पहले वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v निकालो एट द एंड ऑफ 2 रेवोल्यूशन। जब ये 2 रेवोल्यूशन मूव कर चुका होगा, उसके एंड में कितना फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, उसकी वैल्यू वी कैन फाइंड आउट यूजिंग हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो वहां से फर्स्ट v निकलेगा। u 0 है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला लगा दो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। और वो वैल्यू क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? 2 पाई आर इंटू 2। करो अब, पोल में आंसर करो। 6 वोट मिले हैं खाली, 6 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, बट और बच्चे भी करो। 6:39 तक का टाइम दे दो, आराम से ट्राई करो, फिर समझा दो।
बच्चों थे 13 स्टूडेंट ने आंसर किया है, 10 बच्चों का सही है, बाकी सब भी करो। पहले बी निकालो, बी। चलो सोल्व करते हैं। अब आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ, वापिस आ जाओ, जिनका हो गया ठीक है। 14 स्टूडेंट में से 11 बच्चों ने सही आंसर किया, तालियां बजा लो अपने लिए, है ना। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको सोल्यूशन इसका करा देगा। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, सर्कल पे कि वैसे? सर्कल पे है जी। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, सर्कल सर्कल पे। पर। तो सर्कल पे मूव कर रहा है तो क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन की चीजें लगेंगी सारी, ठीक है। तो पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला क्या बताया हुआ है मैंने आपको, अगर क्वेश्चन समझना है तो क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस सर्कल पे पार्टिकल रख देता हूं। ये जब मूव करेगा तो ये बोल रहा है कि एक बार चक्कर काटेगा तो कितना, 2πr। 2 बार काटेगा तो 2πr प्लस 2πr, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। सेकेंड रेवोल्यूशन का मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2πr, तो हो गया एक बार का। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। वो आपका आ गया 4πr। और ये आ गया, यूनिट क्या है बच्चे, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। जब रेडियस की वैल्यू रखूंगा 6.4 तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, तो रख देते हैं 4π इंटू 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी आपको 2 एक्सेलरेशन बताए मैंने। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कराता है, तो अपने को उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कराएगा, और वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आई विल यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा ताकि आपको केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू मिल सके, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन में दे रखी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से पहले मैं वेलोसिटी v निकालता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ mv²। मास आपको भी क्वेश्चन में दे रखा है, मास कितना है बच्चा, 10/1000 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया मास, इंटू v², भी तो निकालना ही है। ये इसकी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, v इज इक्वल टू 0.4। 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अगर नहीं दे रखा तो भी 0 मानते हैं, और अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब u 0 ही है। अब इक्वेशन कौन सी बच गई जिसमें हमें s भी गिवन हो, v भी गिवन हो और u भी गिवन हो, तो वो होती है आपकी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। तो क्या मुझे u की वैल्यू पता है, पता है जी, 0 है। v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू 0.4 है। तो v की वैल्यू एज इट इज रख दूं क्वेश्चन में, इधर इसमें इक्वेशन में 0.4 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन a, ये तो निकालना है, इंटू s। s की वैल्यू क्या आई है, 4π इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सोल्व करोगे तो आपका एक्सेलरेशन a की वैल्यू आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो अब एक बार रिवीजन करा दो Yes, sir. जो पढ़ा है, और फिर मैं आज छोड़ दूंगा आपको, फिर कल करेंगे बच्चों। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो वर्क में आपने वर्क को पढ़ लिया। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है, एफ डॉट ds, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एस साइन थीटा। क्या होती है, एफ एस cos of theta. Cos theta. तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका क्या होगा, एफ एस कोस थीटा होगा। तो ये आपको नोट डाउन करा दिया मैंने, नोट, ठीक है। उसके बाद फोर्स
जब एफ एस कोस थीटा से फोर्स निकालते हो तो 3 केसेस होंगे। एक, जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल है वो 90 से छोटा होगा तो फिर आपका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क डन। जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो आपका क्या आएगा, वर्क डन, 0 वर्क। और जब ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाहर से किया गया जो फोर्स है, फोर्स की वजह से वर्क है, वो ऑब्जेक्ट को रिटार्ड करा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर से एनर्जी वापस निकाल रहा है, कंज्यूम करा रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए वर्क डन क्या आया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद कंपोनेंट फॉर्म में अगर फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर बहुत सारे फोर्सेस दिए हों और ये सारे फोर्सेस कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्सेस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो वर्क डन, नेट वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस, ये हम करके निकाल सकते हैं। देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या होता है, इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट mg into h। ये सूडो फोर्स कल बताएंगे। फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो वर्क डन कैसे करता है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये वर्क डन हो गया। तो ठीक है, तो स्प्रिंग का फॉर्मूला ये आपने लिख लिया था। उसके बाद वेरिएबल अगर फोर्स है तो क्या करते हैं, वी विल यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इंटरवल एक्स आई से एक्स एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज करते हैं। और अगर कंपोनेंट में दे रखा हो तो कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन कर दो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नथिंग बट वर्क डन। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव आ रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यानी कि अगर एनर्जी आपने में ऐड करी है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करी है तो पॉजिटिव वर्क डन, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करी है तो नेगेटिव वर्क डन, ये होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज किया। इसी का लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में हाफ इंटू पी स्क्वायर बाई एम और P इज इक्वल टू अंडू 2mk, ये आपका दो फॉर्मूले होते हैं इन द टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि फॉर ए गिवन पार्टिकल एक्सटर्नल वर्क डन बाय सम अनबैलेंस्ड फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। था सिर्फ काइनेटिक क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे एक सिंगल पार्टिकल होगा तो उसके अंदर कन्फिग्रेशन एनर्जी 0 रहेगी, है ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस इन आर दोज इन विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। when we are trying to move an object from initial position to final position against a conservative force, तो क्या बोलते हैं, तो the energy या work done is independent of path। और वहीं नॉन कंजर्वेटिव में work done is dependent on the path taken by the object। तो इसके बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का बाद में देखेंगे, कल पढ़ाएंगे आपको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी, और हमने ये वाला फॉर्मूला किया। अब कर लोगे बच्चे, ये क्वेश्चन किया और अगला, ठीक है, ये हम कर लेंगे। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब डाउट्स है किसी को आज की क्लास में, डाउट्स पूछ लो बच्चों, समझ आया? Yes, sir.